नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक जो है वो क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, हमारे पास कुछ इक्वेशंस दिए होंगे, उसके हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5, ये दो इक्वेशन है। आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लेते थे। अब क्या करेंगे हम लोग मैट्रिक्स का यूज करके और रैंक का यूज करके, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उन सब का यूज करके यहाँ पे सॉल्यूशंस निकालेंगे। या हमें कमेंट करना होता है एक्चुअल में कि क्या वो सॉल्यूशन यूनिक है, क्या वो सॉल्यूशन बहुत सारे सॉल्यूशंस में मतलब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, या फिर उसका कोई नो सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। बस हमें इतना ही कमेंट करना पड़ता है। मैक्सिमम केसेस में मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस बस आपको कमेंट करने के लिए ही आएंगे। तो हमें कमेंट कैसे करना है उन पे कि वो यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, वो हमें देखना है। सबसे पहले इसके अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर अब दो पॉइंट लिखते हैं। तो दो चीज होती है, एक तो होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, बताइए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, और दूसरा क्या होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या फर्क होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है बताइए। कंसिस्टेंट में क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या आएगा, या तो यूनिक आएगा, मतलब क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके पॉसिबल होंगे। कंसिस्टेंट में आपके सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, या तो आपके यूनिक हो सकते हैं, या तो एक ही सॉल्यूशन आए, या क्या हो इनफिनाइट सॉल्यूशंस आए। या तो एक सॉल्यूशन आए या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन आए, लेकिन आपका सॉल्यूशन क्या होगा, वो आपका क्या होगा पॉसिबल तो होगा ही, ऐसा नहीं होगा कि नो सॉल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, आपका नो सॉल्यूशन का वाला केस आता है। मतलब इस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन आपका पॉसिबल ही नहीं होगा। इस केस में आपका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल लिख के दूं, अगर मैं एग्जांपल लिख के दूं यूनिक का, तो आप हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो कोई ना कोई x की वैल्यू और y की वैल्यू, दो वैल्यू आएगी, x और y की वैल्यू दो आएगी। इस केस में 1,1 आएगी, आप दोनों सेटिस्फाई कर देगी और यूनिक होगा। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। माइनस करोगे तो y 2y माइनस y इज y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इन्फिनाइट सॉल्यूशंस का एग्जांपल अगर लेंगे तो मैं यहां पे लिखता हूं x प्लस 2y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 4। ये क्या होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपका इन्फिनाइट आएगा। कैसे इन्फिनाइट आएगा, आप इसको क्या करो, इससे 2 को मल्टीप्लाई कर दो और इससे माइनस कर दो, तो आप क्या करोगे इसको एक काम करो, सब्स्टिट्यूट करो। x की वैल्यू क्या आएगी 2y, 2 माइनस 2y। तो यहां पे जब आप x सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स 2 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 4 होगा। और इस केस में जब आप सॉल्व करोगे इसको तब क्या आ जाएगा, ये हो गया 4 माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 4। तो ये 4y कैंसिल हो गया, 4 इक्वल टू 4। मतलब ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इसको कैंसिल नहीं करता हूं, ये जो इक्वेशन है वो तो ऑलवेज ट्रू आ रही है, 4 इक्वल टू 4 आ रहा है। इसमें अगर x और y की वैल्यू में कुछ भी डालूं, ये इक्वेशन तो हमेशा ट्रू हो रहा है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गई, x और y की, x की वैल्यू या तो 0 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, इन्फिनिटी भी डाल दो, तो आपकी तब भी आपकी वैल्यू क्या होगी, ये इक्वेशन होल्ड करेगा। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और ये कौन सा होता है, नो सॉल्यूशन। अब मैं क्या करूंगा, नो सॉल्यूशन केस कौन सा होगा, मान लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 2 हो गया, और क्या हो गया 2x प्लस 4y हो गया, वो क्या हो गया, वो 6 हो गया। अगर मैं ये केस ले लूंगा तो देखना, आप इसको सॉल्व करके देखोगे, कभी भी सॉल्व करो, आपका कभी क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, बताइए क्यों नहीं मिलेगा। इसमें इस एग्जांपल में आपको कोई भी सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा, एक बार सॉल्व करके देखते हैं इसको। x की वैल्यू क्या लिखूंगा, यहां पे 2 टाइम्स यही लिखूंगा, 2 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अगर मैं ये लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो क्या आ रहा था 2 इंटू 2
ये कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 4, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है 6। ये क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कभी इक्वल होंगे, नहीं होंगे। 4 इज नॉट इक्वल टू 6, मतलब क्या है इसका क्या आएगा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आएगा। यही हमें देखना था। तो हमने क्या देखा, कंसिस्टेंट होता है और एक क्या होता है इनकंसिस्टेंट। एक चीज कंसिस्टेंट होगी और एक इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। ओके, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास होता है टाइप होता है। टाइप क्या होता है, सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसके दो टाइप्स होते हैं। क्या क्या दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है होमोजीनियस इक्वेशन और सेकंड क्या होता है नॉन होमोजेनियस। एक होता है होमोजेनियस, सेकंड होता है नॉन होमोजेनियस। हम लोग जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं उसका फॉर्म क्या होता है, उसका फॉर्म होता है ax इज इक्वल टू बी। हमारे पास क्या है ax इक्वल टू बी। अगर मैं इसमें ये वाले क्वेश्चन में ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे को, इस क्वेश्चन में ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखूंगा तो a क्या है, वो क्या है कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है 1 1 और 1 2। ये हो गया मेरा कोफिशिएंट और मेरा क्या आएगा वेरिएबल जो x है वो क्या आएगा x और y, और जो b आएगी वो b की वैल्यू क्या आएगी मेरे भी, b की वैल्यू क्या आएगी मेरी, b की वैल्यू आएगी ये 2 और 3। तो ये इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। ये इक्वेशन फॉर्म था, ये इसको क्या किया हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ax इज इक्वल टू बी लिख लिया। इसको ही बोलते हैं हम लोग दो टाइप। और जो दो टाइप हो रहा है हमारा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस कब होगा और नॉन होमोजीनियस कब होगा। होमोजीनियस के केस में क्या आता है, जो b की वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी 0। ये था ax इज इक्वल टू बी। और इस केस में क्या होगा आपका, जो होमोजीनियस के केस में जो आपका b आ रहा है वो हो जाएगा 0। तो जब b इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इस केस में क्या आएगा ax इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपका इक्वेशन रहेगा ax इक्वल टू 0। मतलब जब भी आपका इक्वेशन रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्या है, दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। और जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है वो क्या होगा, ये इसमें क्या होगा b नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसकी b नॉट इक्वल टू 0 बोलने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा ax इक्वल टू b फॉर्म में ही रहेगा। ये क्या रहेगा ax इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा और ये क्या रहेगा ax इक्वल टू b के फॉर्म में रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमने पहले बोला था कि हमें क्या करना होता है, बस कमेंट करना होता है कि क्या उसकी इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो हम इस होमोजेनियस में हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है, क्या पॉसिबल है कि नहीं, सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो इसमें हमारे पास दो केस आता है। ये a तो निकाल लिया हमने, अब a निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, a का निकालेंगे हम डिटरमिनेंट। जब आप a का डिटरमिनेंट निकालोगे तब क्या आएगा, या तो वो डिटरमिनेंट 0 होगा या तो वो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। दो ही केस होगा, या तो डिटरमिनेंट क्या होगा इक्वल टू 0 होगा और या तो क्या होगा डिटरमिनेंट क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। इतना समझ में आया, या तो इक्वल टू 0 या तो नॉट इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर आपका जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, इस केस में आपका क्या आएगा सॉल्यूशन, इस केस में आपका इस केस में आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा। इस केस में आपका क्या आएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा। और इस केस में क्या आएगा, जब ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जब 0 हो गया तब क्या आएगा, इस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक मतलब कोई एक सॉल्यूशन मिलेगा, और जो एक सॉल्यूशन मिलेगा
वो ये यूनिक भी होगा और क्या होगा, ट्रिवियल भी होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, और वो सॉल्यूशन कौन सा पॉसिबल होगा? आपका वो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ट्रिवियल का मतलब अलग से लिख लीजिएगा डिफाइन करके। तो ट्रिवियल का क्या मतलब होता है कि इसमें जो पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अगर आपका 3 वेरिएबल का है तो आपका इन केस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू अगर 0 आ रहा है, ऐसे केसेस में आपका यूनिक सॉल्यूशन, ये क्या यूनिक सॉल्यूशन है? क्यों यूनिक है? क्योंकि एक ही सॉल्यूशन आ रहा है अपने पास 0,0,0 और वो सॉल्यूशन ट्रिवियल है, उसी को ट्रिवियल बोलते हैं। और यहां पे क्या आएगा? इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। एक तो 0,0,0 तो पॉसिबल होगा ही, उसके अलावा भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होंगी। अगर आप ये एग्जांपल देखते हैं, ये अगर ये आपने जो लिया था x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये क्या होमोजेनियस इक्वेशन तो है ही है, होमोजेनियस इक्वेशन तो है हमारे पास। तो जब होमोजेनियस इक्वेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं, तब क्या देख रहे हैं कि यहां पे जो ए मैट्रिक्स है वो क्या बन रहा है? 1 1 एंड 1 एंड 2। क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 है? इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 इज 1, और वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो कौन सा केस है? यूनिक सॉल्यूशन का केस है। कौन सा केस है? ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? यहां पे आप देखोगे, आप इसके x और y में कोशिश करिए कि ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये दोनों इक्वेशन आपका सेटिस्फाई करे, तब आप पाएंगे कि आपकी एक ही वैल्यू पॉसिबल है। कौन सी पॉसिबल है? 0 0 0। यहां पे तो दो ही वेरिएबल था, तो 0 और 0। तो यहां पे आप x प्लस वाई में 0,0 मतलब 0 x इक्वल टू 0 प्लस y में भी 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? 0 प्लस 0 0 आ गया। पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड वाला 0 प्लस 2 इंटू 0, तो ये भी 0 होगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और यही ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, 0 और 0। इसीलिए हम लोग उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिवियल सॉल्यूशन ही बोलते हैं। अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 आ गया, तब क्या हो जाएगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन, और उसी को बोलते हैं हम लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस के केस में क्या होगा? नॉन होमोजेनियस के केस में ax इज इक्वल टू b आता है। मैं इस साइड लिख रहा हूं, जो नॉन होमोजेनियस वाला पार्ट है, यहां पे क्या आएगा? नॉन होमोजेनियस, ये आपको वहीं लिखना है नीचे। तो जो नॉन होमोजेनियस है, वहां हमने क्या बोला था? ax इक्वल टू हमारा क्या है? b है। तो यहां पे क्या है? ax इक्वल टू b, ये रहा, ये क्या है? नॉन होमोजेनियस ही है, ax इक्वल टू b। तो इस केस में हमारे पास दो केस बनता है। हम क्या पढ़ते हैं? यहीं पे हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमने रैंक निकाला था जिसका, उसका यूज करते हैं। पहला यूज क्या होगा इसका? ax इक्वल टू b में जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, यहां पे हम लोग देखेंगे क्या जो रैंक आ रहा है, r, ये मैंने क्या बोला था? रैंक डिनोट करता है। रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a बाय b। दो केस आता है। चलो पहला केस लेते हैं, रैंक ऑफ a इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ a बाय b। और दूसरा केस क्या है? रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a बाय b। यहां पे हमने रैंक की बात नहीं की थी होमोजेनियस इक्वेशन में। हमने क्या किया था? डायरेक्ट हमने डिटर्मिनेंट निकाला और उससे ही कमेंट कर दिया क्या इनफिनिट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसका भी रैंक निकाल सकते हो। रैंक निकालोगे, अगर 3x3 मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए क्या था? 3x3 मैट्रिक्स आ जाता है, और उसका आप रैंक निकालोगे और उसका रैंक आ गया 2, तो उससे क्या पता चल गया? उससे भी तो आपको ये पता चल गया कि उसका डिटर्मिनेंट क्या है? वो 0 है। ये कहां हमने पढ़ा था? इससे पहले हमने एक जो नोट लिखा था एनालिसिस ऑफ रैंक, उसमें देखा था कि अगर रैंक रिड्यूस होता है तो क्या होगा? आइगन वैल्यू कोई भी एक आइगन वैल्यू 0 आती है, उसकी वजह से हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो रैंक ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी है। जब भी ऐसा केस होगा, जब रैंक ऑफ ए विल नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी,
ये दोनों जब मैच नहीं करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या आता है, उस केस में हमारे पास क्या आता है, उस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन आता है। जैसे यहां पे क्या आ रहा था, नो सॉल्यूशन आएगा, इस केस में नो सॉल्यूशन क्या आएगा, इस केस में नो सॉल्यूशन, इसमें क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, इस केस में नो सॉल्यूशन। रैंक ऑफ ए विल नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, अगर a इक्वल टू रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, ए बाय बी, देन नो सॉल्यूशन। अब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ई, सेकेंड केस क्या है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तब इस केस में क्या आएगा, सबसे पहले बात क्या होगा, ये तो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट क्यों बोल रहे हैं हम लोग, और ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले ही देखा था इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन तो आपका पॉसिबल है, या तो यूनिक या तो इनफिनाइट, लेकिन पॉसिबल है, कंसिस्टेंट मतलब पॉसिबल है। तो अब देखेंगे कि यहां पे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी है, तो यहां पे आएगा हमारे पास दो केस इसके अंदर बनते हैं। इसके अंदर दो केस कौन कौन से बनते हैं, पहला केस बनता है जब ये दोनों इक्वल हो गए, रैंक जो तो रैंक आया है वो क्या है, या तो आपका क्या आएगा, वो जो रैंक आया है वो या तो इक्वल टू एन होगा। एन क्या है, एन मैं यहां पे डिफाइन करता हूं, यहीं बाजू में आप लिख लीजिएगा, जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, किसका वेरिएबल, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, एक्स में जो कितने वेरिएबल है वो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एन की वैल्यू, और जो आर है वो क्या है, रैंक है, वो क्या है, रैंक ऑफ ए है, या तो आप रैंक ऑफ ए भी बोल सकते हो, रैंक ऑफ ए बाय बी, क्यों बोल सकते हो, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। जब तो ये क्या हो गया, आर इक्वल टू एन, जब भी ऐसा केस आएगा आर इक्वल टू एन का, तब क्या बोलेंगे, जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, यूनिक होगा। ये इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, यूनिक आएगा। कब यूनिक आएगा, जब r इक्वल टू एन होगा, मतलब जब रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे तब यूनिक होगा, और जब r इज लेस देन n होगा तब क्या होगा, तब आपका आएगा इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा। किस केस में, जब भी आपका रैंक इज लेस देन n होगा, उस केस में आपका इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा। ये क्या है, इनफिनाइट सॉल्यूशन। हमने अभी थ्योरी पढ़ा है, किस चीज का थ्योरी पढ़ा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। सबसे पहले देखा हमने होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, हमने a को हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकाल के उसको चेक किया क्या वो 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो इनफिनाइट सॉल्यूशन बोल देंगे, अगर वो नॉन 0 आ रहा है क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और जब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा एट द सेम टाइम वो ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा। किस केस में, ax इक्वल टू 0 केस में, मतलब होमोजेनियस केस में। और वो जो ट्रिवियल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, और दैट इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 अगर 3 वेरिएबल है तो। और जो ये इनफिनाइट सॉल्यूशन केस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस टर्मिनोलॉजी को यूज करके भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पहुंचे थे हम लोग नॉन होमोजेनियस में। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में क्या हो रहा था, ax इज इक्वल टू b आ रहा था, ax इक्वल टू b, हमने ax इक्वल टू b का लिखा, तो इस केस में हमने क्या किया, रैंक निकाला। रैंक किसका निकाला, रैंक ऑफ a इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ a बाय b। हमारे पास एक केस आया, दूसरा केस क्या आया था, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a बाय b। इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन आया था, इस केस में दो और हमारे पास केस आए थे, एक तो यूनिक का और एक तो इनफिनाइट सॉल्यूशन का। तो इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 3 पॉसिबिलिटी है, एक तो नो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, एक यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, और एक इनफिनाइट सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है। तो यही तीनों चीज हमें कमेंट करना है। नेक्स्ट हम लोग लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाला हमने किया था। ये एग्जांपल ये किस चीज का एग्जांपल है, होमोजेनियस इक्वेशन का एग्जांपल है। ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन का एग्जांपल है। क्यों होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, हमारे पास जो इसका फॉर्म है वो है a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको नल मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा।
ये x इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते थे? जब भी आपका होमोजेनियस इक्वेशन आता था, अपने वो ऐसा होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस बना के फिर उसका डिटर्मिनेंट से चेक किया था ना, तो क्या करते थे? सबसे पहले हम लोग होमोजेनियस के केस में हम निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट, किसका? ए का। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स कौन सा है? ए मैट्रिक्स ये गिवन है। तो ए मैट्रिक्स का हम लोग जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 1। तो जब ये करेंगे तो 2 इंटू -1 इज -2 और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2। तो ये इसका क्या आ गया? जो आपका डिटर्मिनेंट आया वो इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। जब इसका डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया तो हम लोग क्या बोले थे? जब भी आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए होमोजेनियस इक्वेशन का, क्या होता है? उस केस में आपका इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा। इस केस में आएगा, क्या आएगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन जब भी डिटर्मिनेंट आपका क्या आ जाए? 0 आ जाए होमोजेनियस के केस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। और पता है आपको ये क्वेश्चन कौन सा था? गेट 2015 का आया, सॉरी 2013 का आया हुआ था, वो भी 2 मार्क्स का। सॉल्यूशन कितने देर का हुआ था? मुश्किल से 2 या 3 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसका आपको क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है और देखना है इक्वल टू 0 है तो आपने डायरेक्ट टिक मारना है मल्टीपल सॉल्यूशन। बाकी का उसने नो सॉल्यूशन, वो तो होगा नहीं। ये क्या है? ओनली वन। यहीं पे आपको ट्रिवल भी बोल सकता था, इसी को हम लोग ट्रिवल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 0 और 0 ये ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन है। या तो नॉन जीरो यूनिक, ये भी नहीं होगा। तो यहां पे हमारे पास राइट आंसर कौन सा है? मल्टीपल सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके पास। ये सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैं अब कर रहा हूं यहां पे। नेक्स्ट हमारे पास वो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो गेट 2014 का है और वो गेट 2014 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है। ये अगर गेट 2014 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्वेश्चन है तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है गिवन है, हमारे पास कितनी इक्वेशन गिवन है? 1 और 2। हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है, 2 इक्वेशन गिवन है और हमारे पास अननोन कितने हैं? मतलब सॉरी अननोन नहीं, वेरिएबल्स कितने हैं? 3 वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल्स हैं। जब 3 वेरिएबल हैं और हमारे पास इक्वेशन 2 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है? हमें तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने पढ़ा था थ्योरी में। हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था? हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो इस टाइप के इक्वेशन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बी है इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड में है वो नॉन जीरो क्वांटिटी आ रही है। B1 और B2 क्या हमारे पास जीरो तो गिवन नहीं है, तो उसको जीरो तो नहीं मान सकते, उसको हम लोग नॉन जीरो मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। इनकेस अगर वो जीरो ले लिया तो क्या हो जाएगा? होमोजेनियस हो जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा बोला नहीं है और ना ही आपको ऑप्शन देख के आपको लगेगा कि वो होमोजेनियस के केस में आ रहा है। होमोजेनियस केस नहीं बनेगा उसमें, इसीलिए हम लोग उसको नॉन होमोजेनियस कंसीडर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमारे पास नॉन होमोजेनियस आता था तो नॉन होमोजेनियस में हमारे पास 2 केस बनाए थे। एक कौन सा केस था? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी, और दूसरा केस था रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ए बाय बी या फिर ए इज टू बी, और उसका क्या निकालेंगे हम? रैंक निकालेंगे। तो देखते हैं इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 2 और ये हो गया 2। सेकेंड वाला इक्वेशन का क्या है? 5 1 और 3। ये हो गया हमारे पास ए। ये क्या है? ए मैट्रिक्स है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। किसमें? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। डिटर्मिनेंट में नहीं है पॉसिबल, लेकिन यहां पे पॉसिबल है। अब क्या होगा? अब क्या लिखेंगे? बी की वैल्यू लिखेंगे। तो बी की क्या वैल्यू आएगी? B1 और B2। बी की हमारे पास 2 वैल्यू आएगी, B1 और B2। बी मैट्रिक्स क्या है? 2 क्रॉस 1, 2 रो है, 1 कॉलम है, B1 और B2। हमने AX इक्वल टू बी के फॉर्म में हमने बस एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, उससे हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया है।
अब क्या करना है हमें, ऑगमेंट्रिक्स मैट्रिक्स तो बन गया हमारा, अब हमें क्या करना है, रैंक फाइंड करना है। तो हम लोग रैंक कैसे फाइंड करेंगे, इस मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करेंगे, इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करेंगे इन दोनों में ऑपरेशन लगा के। इन दोनों में हम लोग क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, क्या आपको कोई रो को आप जीरो कर सकते हो क्या किसी भी रो को आप जीरो इसमें कर पाओगे? आप देखना कि इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी एक रो आपका जीरो लग पाए। करके ले लीजिए, अगर मैं R2 को R2 माइनस 5 टाइम्स R1 करूंगा तो मेरा ये वाला तो जीरो हो जाएगा, मेरा ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या ये जीरो होगा, नहीं होगा। क्या होगा, ये 1 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा -9, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा -7। क्या 0 1 नहीं, इसके बाद क्या मैं इसको जीरो कर सकता हूं, क्या नहीं कर पाऊंगा जीरो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इनको जीरो कर पाऊं। तो इसमें क्या होगा, जब मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है कि ए मैट्रिक्स को मैं जीरो कर पाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये इसका रैंक क्या होगा, रैंक क्या होगा, यही इसका क्या होगा, यही इसका इक्विवेलेंट फॉर्म ही होगा, यही इसका इक्विवेलेंट फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है किसी भी रो को जीरो करना। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगा, वो कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 2, देयरफॉर रैंक भी कितना हो जाएगा 2, किसका, ए का, ए का क्या हो जाएगा, रैंक भी 2 हो जाएगा। जब ए का आपका रैंक 2 होगा तो आपका रैंक ऑफ ए बाई बी क्या होगा, रैंक ऑफ ए बाई बी भी 2 होगा। कैसे, कैसे बताइए 2 होगा, आपके पास बी की B1 की आपको वैल्यू नहीं पता है और B2 की भी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन क्या ये रो जीरो आ रहा है। अगर मान लेते हैं B2 इक्वल टू 0 हो गया, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए B2 इक्वल टू 0 हो गया, क्या B2 के इक्वल टू 0 होने से क्या पूरा रो जीरो हो गया, क्या नहीं हुआ। B2 के इक्वल टू 0 होने से भी पूरा रो जीरो तो नहीं हुआ। फिर भी क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए बाय बी, ऑफ ए बाय बी, अभी हम लोग ए की बात नहीं कर रहे, ऑफ ए बाय बी, मतलब पूरे मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट फॉर्म का। क्या नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, उसमें भी तो 2 ही नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है। जब रोज की बात कर रहे हैं तो हम पूरा रो देखेंगे, ये पूरा रो है तो उसमें भी 2 नॉन जीरो रोज है। सिर्फ इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे, करनी होती तब क्या होता, अगर सिर्फ मैं रैंक ऑफ सिर्फ मैं अगर बी निकालूंगा, इस केस में जब ये जीरो हो जाएगा तब तो मेरे पास 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि ये जीरो हो गया। लेकिन हम सिर्फ ए बी की बात नहीं कर रहे हैं, हम रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बाय बी की बात कर रहे हैं, तो उस केस में रैंक हमारे पास 2 आएगा। तो ये कौन सा केस हो गया हमारे पास, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी का। जब भी केस होगा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या चेक करते हैं, जो आर है, आर क्या है हमारे पास, रैंक है। रैंक क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल एन, एन की वैल्यू कितनी है 3 है, आर की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 क्या है, लेस देन 3 है। तो जब भी रैंक इज लेस देन 3 होगा तब क्या आता है, तब हमारा आता है इनफिनाइट सॉल्यूशन। तब हमारा क्या आता है, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है और क्या होता है, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देता है जब रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहां पे वेरिएबल्स कितने, एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल्स थे, रैंक हमारे पास 2 आया, तो 2 इज लेस देन 3। तब देखते हैं इनमें से ऑप्शन कौन सा मैच करता है। ऑप्शन कौन सा है, सारे ऑप्शन हमें क्या किस फॉर्म में दिए हैं, वर्ड्स के फॉर्म में दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, यहां पे लिखा होगा यूनिक सॉल्यूशन, मैंने शॉर्ट में ऑप्शंस लिखा है। यूनिक सॉल्यूशन, आप गेट 2014 का क्वेश्चन देख लीजिएगा इलेक्ट्रिकल का, यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी B1 एंड B2। क्या B1 और B2 में अगर चूज करूंगा अपने हिसाब से, कुछ भी चूज कर लूं मैं B1 B2, क्या मैं यूनिक सॉल्यूशन बोल सकता हूं? क्या यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए था, जो रैंक आ रहा था वो इक्वल आना चाहिए था 3 के, जो 2 नहीं आना चाहिए था 3 आना चाहिए था। क्या 3 पॉसिबल है, क्या 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 रोज ही नहीं है, 3 रैंक आना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो आपका हो गया रॉन्ग। क्या सेकंड ऑप्शन सही है, क्या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर एनी B1 B2। आप B1 B2 कुछ भी उठा के रख लीजिए, कुछ भी,
क्या रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी आने से क्या रोक पाएगा? क्या नहीं। B1 B2 रोक पाएगा? क्या नहीं। तो ये वाला कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। B1 और B2 कुछ भी रख लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि B1 B2 के से फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दोनों का रैंक सेम आ रहा है। B1 और B2 से फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दोनों का रैंक हमारे पास सेम आ रहा है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास पता चल गया हमें कि बी आंसर हमारा है, फिर भी हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नया गेट में अभी क्या है? हमारे पास मल्टीपल सेलेक्ट आंसर्स हैं। मल्टीपल आंसर्स हमारे पास करेक्ट हो सकते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं, क्या पता इसमें से और ऑप्शंस भी सही हो जाए। यहां पे तो गलती होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ था। सी क्या है हमारे पास? वेदर और नॉट अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट डिपेंड ऑन गिवन B1 एंड B2। ये क्या बोल रहा है? B1 B2 पे डिपेंड करेगा क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पे तो केस ही नहीं है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और नहीं करेगा। हमारे पास तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया है, हमने तो सॉल्व कर लिया ना। B1 और B2 से फर्क ही नहीं पड़ा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। यहां पे क्या बोल रहा है? B1 B2 के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो ये क्या है? ये भी गलत है। और जो डी ऑप्शन क्या है? नो सॉल्यूशन, ये भी गलत है। सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, ये हमारे पास दो क्वेश्चन थे। किसके लिए? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। एक क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो आपका गेट 2013 में आया हुआ था। गेट 2013 क्वेश्चन क्या था मेरे पास? ये क्वेश्चन था x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 5, x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ये क्या हुआ था? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ था, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था। 3 इक्वेशन दिए हुए हैं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, 3 इक्वेशन दिए हुए हैं और आपको क्या बोला है कि आपको नीचे 4 ऑप्शन गिवन थे और वो ऑप्शन क्या है? यहां पे पहला ऑप्शन है कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहां पे लिखा हुआ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज के बाद पहला ऑप्शन है आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और वो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है 1,1,1, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 है। वो आपका यूनिक सॉल्यूशन है। ये आपका पहला ऑप्शन बोल रहा है। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है आपको? ओनली द 2 सॉल्यूशन। यहां पे क्या बोल रहे हैं? ओनली 2 पॉसिबल सॉल्यूशन है। इसके हिसाब से सेकेंड वाले ऑप्शन के हिसाब से अपने पास 2 पॉसिबल सॉल्यूशन आ रहे हैं। कौन कौन से 2 पॉसिबल सॉल्यूशन आ रहे हैं अपने पास? अपने पास आ रहे हैं 1,1,1 एंड जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है? 2,1,0। ये हमारे पास 2 पॉसिबल सॉल्यूशन आ रहे हैं, ऐसा ये ऑप्शन 2 बोल रहा है। 2, 1 और 0। या तो आप इसको सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं। या तो 2, 1, 0 क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 2, 2 2 4 प्लस 1 इज 5। ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है हमें? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास नो सॉल्यूशन, मतलब नो ऑप्शन में ये लिखा हुआ है नो फिजिबल सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आई हमें? अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया था, हम क्या कैसे सॉल्व करते हैं ये वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। हमने थ्योरी पढ़ा है। हमने थ्योरी में क्या पढ़ा कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज नॉन होमोजीनियस। ये क्या है हमारे पास? नॉन होमोजीनियस। ये क्या है? नॉन होमोजीनियस है। क्यों नॉन होमोजीनियस है? क्या ये इस फॉर्म में है ax इज इक्वल टू बी? क्या इस फॉर्म में है ax इक्वल टू बी? इसमें जब मेरे पास a क्या है, इसमें a क्या है? जो x y z है इनका ही कोफिशिएंट मेरे पास क्या होता है? a होता है। और जो b क्या होता है? वो इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो b होता है। तो मैं क्या करूंगा? एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। कौन सा? कोफिशिएंट्स का। जो मेरा कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा वो क्या ये मैट्रिक्स होगा? क्या ये मैट्रिक्स होगा? 1 2 1 2 1 2 1 -1 एंड 1। ये हमने एग्जाम्पल जो पहले किया था क्या वही होगा? और ये आप देखेंगे कि आपका जो b आएगा वो क्या है? 4 5 1। क्या वो यही है? 4 5 एंड 1 यही है। हमने क्या पढ़ा है थ्योरी में कि
कि आप जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, रैंक निकालते हैं। रैंक निकाल के क्यों निकालते हैं रैंक, तभी ना आप बता पाओगे कि ये यूनिक है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं या नो सॉल्यूशन आ रहे हैं। जो भी आपको बताना है उसके लिए आपको रैंक की जरूरत है। तब क्या किए, हमने क्या किया था, पहले ही रैंक निकाल लिया था। हमने निकाल लिया था ना पहले ही रैंक क्या आ रहा था हमारा, रैंक आ रहा था हमारा 2। हमारा रैंक आ रहा था पहले 2। अब पीछे पेज पलटा के देखोगे, जो आपने एग्जांपल किया था उसमें क्या आ रहा था, रैंक इक्वल टू 2 आ रहा था। पीछे आप एक बार पेज पलटा के देखोगे तो उसमें क्या आ रहा था, रैंक इज इक्वल टू 2 आ रहा था। और यहां पे इसका रैंक कितना आ रहा था, a बाय बी का, उसका भी आपका रैंक क्या आ रहा था, 2 ही आ रहा था। उसका भी रैंक 2 ही आ रहा था। जब इसका भी रैंक 2 आ रहा था और इसका भी रैंक 2 आ रहा था तो हमारे पास क्या आ गया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। जब भी ऐसा केस होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, तब क्या होगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी होगा। तब हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आते हैं वो क्या आते हैं, कंसिस्टेंट आते हैं। ये हमने पढ़ा है। जब भी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी होगा तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या आएंगे, कंसिस्टेंट आएंगे। एंड व्हाट इज मींस बाय कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, ऐसा नहीं होगा कि नो सॉल्यूशन होंगे। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास नो सॉल्यूशन वाला केस तो बचा ही नहीं। तो अब क्या आ रहा था, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। इसमें भी हमने 2 केसेस पढ़े हैं। 2 केसेस हमने कौन कौन से पढ़े हैं, एक तो केसेस क्या है, जो रैंक है वो क्या होना चाहिए, एक केस में क्या आ रहा था, रैंक क्या हो रहा था, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एन क्या था वहां पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहां पे एन कितनी, एन की वैल्यू क्या, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है तो एन की वैल्यू 3 है। लेकिन जो रैंक है वो क्या है, 2 है। तो ये वाला कौन सा केस है, ये वाला जो केस है ये क्या है, ये यही वाला केस है, फर्स्ट केस है। एक और केस जो हमने पढ़ा था वो क्या था, उस केस में क्या आ रहा था, रैंक जो इक्वल टू आ रहा था नंबर ऑफ वेरिएबल के। लेकिन ये वाला केस तो हमारे पास अभी तो नहीं है। अभी हमारे पास कौन सा केस है, रैंक इज लेस देन एन। और हमारे पास जब रैंक जो था वो लेस देन एन आ रहा था तो उस केस में हमारे पास क्या होता है सॉल्यूशन, उस केस में हमारे पास होता है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। कब केस में, जब आपका रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी आ जाए और रैंक जो है वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल रहे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरा एग्जांपल पहले कराने का मोटिव ये था कि मैं आपको ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकूं। हमने रैंक पहले निकाल लिया था, उसको हमने इससे ये वाले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का, उसको यूज करके उन दोनों को रिलेट करके ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके।